Good morning, everyone. Today's topic is on nursery, raising and management. पौधशाला, पौध उत्पादन एवं प्रबंधन. Before discussing the topic, I would like to discuss you what is nursery. पौधशाला क्या होती है? पौधशाला वह स्थान जहाँ पौधों को तब तक उगाया जाता है जब तक कि वे खेत में अंतिम रूप से रोपण हेतु ना तैयार हो जाएं। ये दो तरह का होता है, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी पौधशाला पौधे की छाया या खुली खेत की दशा में लगाया जाता है। इस तरह के पौधशाला में स्थायी क्यारी, परमानेंट बेड या सुरक्षा दीवार, प्रोटेक्टिव वॉल नहीं होती है। इसके विपरीत स्थायी पौधशाला में स्थायी क्यारी तथा सुरक्षा दीवार होती है। ये पौधशालाओं में पौधों को धूप और बरसात से बचाव के स्थायी प्रबंध होते हैं। पौधशालाओं में पौधों को धूप और बरसात से बचाव के स्थायी प्रबंध होते हैं। यहाँ पौधे की सिंचाई की पुख्ता व्यवस्था होती है। स्थायी पौधशालाओं में मृदा को रोगाणु रहित, कीटाणु रहित करने के लिए प्रदत्त व्यवस्था होती है। इस तरह की व्यवस्थाओं के कारण स्थायी पौधशाला बनाना महंगा होता है। अतः इन पौधशालाओं में अधिक मांग में रहने वाले तथा कीमती पौधे उगाए जाते हैं। सब्जी पौधशाला, वेजिटेबल नर्सरी। पौधशाला बनाना अधिक उपज प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आमतौर पर छोटे बीजों वाले सब्जियों जैसे बैंगन, मिर्च, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, प्याज आदि पौध सीडलिंग्स तैयार कर उगाए जाते हैं। इन सब्जियों में पौधरोपण, ट्रांसप्लांटिंग करने से बहुत अधिक संख्या में रेशेदार जड़ बनते हैं। इस कारण पौधे मृदा से अधिक पोषक तत्व चूसते हैं तथा सब्जी उपज देते हैं। मोटे बीज वाले सब्जियां यथा मटर, सेम, कद्दू वर्गीय सब्जियां, भिंडी आदि सीधे बोकर डायरेक्ट सोइंग करके उगाए जा सकते हैं। ये पौधरोपण, ट्रांसप्लांटिंग सहन नहीं करते हैं। जब इन सब्जियों की भ्रूणीय जड़, एम्ब्रियोनिक रूट्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इनमें रेशेदार जड़ का विकास नहीं होता है और पौधे सूख जाते हैं। इसलिए इन सब्जियों को सीधे खेत में बोया जाता है। जड़ वाले फसलें मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर भी प्रतिरोपण, ट्रांसप्लांटिंग को सहन नहीं करते हैं। इन्हें भी सीधे खेत में बोकर उगाया जाता है। पौधशाला उगाने के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ रेजिंग नर्सरी। पौधशाला का क्षेत्रफल छोटा व पौध घने उगाए जाने के कारण प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक पौधा लगाया जा सकता है। अनुकूल वृद्धि वातावरण बनाए रखना सरल व संभव होता है। अन्यथा अनुपयुक्त वृद्धि वातावरण को उपयुक्त वातावरण के रूप में बदलना संभव होता है। क्षेत्रफल छोटा होने के कारण कीट व्याधियों का प्रबंधन आसान होता है। बेमौसम पौधशाला उत्पादन कर बेमौसम सब्जी उत्पादन सरल होता है। चूँकि पौधशाला में बीजों का अंकुरण बेहतर होता है, अतः पौधशाला में बीज दर अपेक्षाकृत कम रहती है। भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होता है। श्रम, जल, पोषक तत्व व अन्य आदानों का उचित उपयोग होता है। चूँकि पौधशाला में लगाए जाने वाले पौधे प्रतिरोपित किए जाते हैं, अतः वे सब्जियां जो प्रतिरोपण कर उगाई जाते हैं अच्छी उपज देती हैं। पौधशाला में पौधे उगाने के स्वस्थ एवं एक समान गुणवत्ता के पौधे चयन करने का मौका मिलता है। ये वांछित पौधा तैयार करने का विकल्प होता है। ये सस्ता एवं आसान पौध उपलब्धता सुनिश्चित करता है। पौधशाला के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ नर्सरी। अवस्थित एवं स्थान, लोकेशन एंड साइट। बीज एवं बुआई, सीड एंड सोइंग। देख रेख, आफ्टर केयर। दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट while you are establishing a nursery, either it is temporary or permanent. अवस्थित एवं स्थान, लोकेशन एंड साइट। अवस्थित का मतलब होता है किसी भौगोलिक संदर्भ, ज्योग्राफिकल रेफरेंस से स्थान विशेष की स्थिति, जबकि स्थान का मतलब है वह जगह जहाँ पौधशाला स्थापित किया जाना है।
स्थान का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। स्थान खुले और सुरक्षित स्थान पर चुनना चाहिए। महल के पास का स्थान पौधशाला के लिए चुनाव नहीं करना चाहिए। छायादार स्थान पौधशाला बनाने के लिए नहीं चुनना चाहिए। वह जगह जो ऊंची है, जहाँ से जल का निकास ड्रेनेज आसानी से होता है, पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त होती है। स्थान जल स्रोत के पास हो। पौधशाला में सुरक्षा चौकी वाछट प्रवेश द्वार के पास होनी चाहिए। स्थान सड़क मार्ग से जुड़ा होना चाहिए ताकि पौधे की बाजार में पहुंच आसान हो। बीज और बुआई, सीड एंड सोइंग। बीज अच्छी फसल की धुरी पाइवोट है, तो सीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट while you are sowing a nursery or establishing a nursery, or you are going to do the cultivation of vegetables, and if you want to get more yield per unit area, you should select a right type of seed. बीज स्वस्थ, अधिक उत्पादनशील एवं सही किस्म का होना चाहिए। यह हमेशा किसी विश्वसनीय स्रोत से खरीदना चाहिए। राष्ट्रीय बीज निगम, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राज्य बीज निगम, स्टेट सीड कॉरपोरेशन, सरकारी प्रक्षेत्र फार्म एवं सरकारी पौधशाला, नर्सरी, राज्य कृषि विश्वविद्यालय आदि बीज उपलब्धता के विश्वसनीय स्रोत हैं। निजी दुकानदारों, शॉपकीपर से बीज खरीदते समय बीज के डिब्बे पर उल्लेखित सूचनाओं को भलीभांति पढ़कर पुख्ता कर लेना चाहिए कि बीज सभी दृष्टि से सही है। बुआई से पहले बीज और भूमि दोनों को उपचारित कर लेना चाहिए। बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्पेक्ट इन रेजिंग नर्सरी। बीज उपचार 3 प्रकार का होता है। रोगाणुनाशन, डिसइन्फेस्टेशन, वे रसायन जो बीज की सतह पर मौजूद रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, रोगाणुनाशक कहे जाते हैं, और इस तरह की क्रिया रोगाणुनाशन कही जाती है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एक प्रभावी रोगाणुनाशक है। इससे बीज को उपचारित करने के लिए 10 ग्राम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को 140 मिलीलीटर पानी में डालकर 10 मिनट के लिए हिलाया जाता है या 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जब इसे छान लेते हैं, रोगाणुनाशन के लिए इस छनित्र का 2% घोल प्रयोग करते हैं। बीज की सहन सीमा के आधार पर इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट से 5 से 10 मिनट के लिए उपचारित किया जाता है। निसंक्रमण, डिसइंफेक्शन, ये बीज के भीतर के संक्रमण को कम करता है। इस तरह के उपचार में गर्म जल उपचार, फॉर्मल्डिहाइड व संवातित भाप, एरेटेड स्टीम शामिल है। गर्म जल उपचार और भाप उपचार और ऊष्मा उपचार थर्मोथेरेपी कहते हैं। गर्म जल उपचार के लिए सूखे बीजों को 49 to 57 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 से 20 मिनट के लिए डुबोया जाता है। उपचार के बाद बीजों को ठंडा किया जाता है तथा पतली तय के रूप में फैलाकर सुखा दिया जाता है। बीजों को उपचार के दौरान होने वाले नुकसान से बचने के लिए ताप एवं समय दोनों ही नियंत्रित होना चाहिए। पुराने एवं कमज़ोर बीजों के लिए ताप उपचार नहीं प्रयोग करना चाहिए। गर्म जल उपचार सब्जियों के बीज जनित रोग जैसे पत्ता गोभी का काला तना, ब्लैक लेग एवं काला सड़न रोग, फूल गोभी एवं प्याज का अल्टरनेरिया झुलसा, अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग आदि के नियंत्रण में प्रभावी है। संवातित भाप उपचार ऊष्मा उपचार का दूसरा वैकल्पिक तरीका है। इससे बीजों को कम नुकसान पहुंचने की आशंका होती है। यह उपचार एक विशेष प्रकार के यंत्र में दिया जाता है जिसमें भाप व हवा दोनों को मिला दिया जाता है। बीजों को 46 से 57 सेंटीग्रेड तापक्रम पर 15 से 30 मिनट के लिए उपचारित किया जाता है। उपचार तापक्रम व समय नियंत्रित किए जाने वाले रोगाणु एवं बीज की सहनशीलता पर निर्भर करती है। संरक्षण, प्रोटेक्शन, इस हेतु बीज रक्षी रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये वे रसायन हैं जो बीज को मिट्टी में रहने वाले रोगकारी फफूंदियों से बचाते हैं। इन्हें मृदा निर्मग्न कारक डेंचिंग रसायन भी कहते हैं। कैप्टान, थीरम, बेबिस्टिन, पीटावेक्स, एग्रोसेंजियन आदि ऐसे रसायन हैं जो बीजों को मृदा जनित बीमारियों से बचाने में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग किया जाता है। बीज उपचार के 2 तरीके हैं, सूखा या धूल विधि और घोल विधि। सूखे विधि में वांछित मात्रा में धूल को ढोल ड्रम सदस्य खोखले बर्तन में लेकर उसे हिलाते हैं।
जब तक कि रसायन बीज की सतह से न चिपक जाए, जबकि घोल विधि में बीज को घोल में डुबोकर उपचारित किया जाता है। कभी कभी बीजों को कीटनाशी या कीटनाशी व कवकनाशी के संयुक्त घोल से उपचारित किया जाता है। ऐसी स्थिति में बीज को पहले कवकनाशी तथा बाद में कीटनाशी से उपचारित करना चाहिए। मृदा उपचार, सॉइल ट्रीटमेंट। मिट्टी में खरपतवार, बीज, सूत्रकृमि, कवक और जीवाणु के बीजाणु होते हैं जो पौधे के लिए नुकसानदायक होते हैं। सूक्ष्म जीवों की वजह से सब्जियों में अनेक तरह के रोग लगते हैं। सूत्रकृमि की वजह से सब्जियों के पौधों की जड़ों पर गांठ बनती है, जिससे मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित हो पौधा कमज़ोर पड़ जाता है। कवक, पीथियम, राइजोक्टेनिया, फ्यूजेरियम, फाइटोप्थोरा आदि से सब्जियों के पौध में आर्द्रगलन, डैम्पिंग ऑफ बीमारी का प्रकोप होता है। जीवाणु से पत्ता गोभी में काला सड़न रोग, ब्लैक रॉट व बैंगन में उकटा, विल्ट रोग लगता है। इन समस्याओं से निदान हेतु मृदा उपचार आवश्यक है। मृदा उपचार इस प्रकार किया जाता है। ताप उपचार, हीट ट्रीटमेंट। ये दो प्रकार का होता है, निर्जर्मीकरण, स्टेरिलाइजेशन और पास्तुरीकरण, पाश्चुराइजेशन। निर्जर्मीकरण में मृदा को उच्च तापमान 82 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है ताकि इसमें रहने वाले सभी जीव समाप्त हो जाएं। पास्तुरीकरण उपचार में अधिकांश रोगाणुकारक जीव, पैथोजन नष्ट हो जाते हैं, पर सभी जीव नहीं नष्ट होते हैं। मृदा उपचार हेतु ये अधिक पसंद किया जाता है ताकि लाभदायक सूक्ष्म जीव समूल नष्ट ना हो। मृदा के ताप उपचार हेतु आर्द्र ऊष्मा, मॉइस्ट हीट का उपयोग किया जाता है। इस हेतु भू सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे छिद्रिल पाइप की जालिका बिछाई जाती है। मृदा उपचार हेतु मृदा नम होनी चाहिए, गीली नहीं। ऐसे मृदा में छिद्रिल नलिका परफोरेटेड पाइप के जरिए 82 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान युक्त भाप वेपर को 30 मिनट के लिए प्रभावित किया जाता है। इससे कम 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान युक्त भाप 30 मिनट के लिए प्रभावित किया जाना वांछित होता है, क्योंकि ये रोगाणु कारकों को नष्ट कर देता है, परंतु कुछ लाभदायक सूक्ष्मजीव बचे भी रहते हैं। मृदा के पास्तुरीकरण कार्य के लिए विद्युत चालित ऊष्मक चलन में हैं। ताप उपचार के लिए शुष्कक ओवन का भी प्रयोग किया जाता है। धूम्रीकरण, फ्यूमिगेशन। फॉर्मेल्डिहाइड एक प्रमुख धूम्रक है जो मृदा ध्रुवण में प्रयुक्त होता है। ये सूक्ष्मजीवों और खरपतवार बीजों को नष्ट कर देता है। धूम्रीकरण हेतु 1 गैलन 3.8 लीटर फॉर्मेलिन 37% सांद्रण की, जो 50 गैलन पानी 190 लीटर में मिलाकर इसकी 21 से 22 लीटर मात्रा प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। उपचार के बाद मिट्टी को पॉलीथीन चादर, पॉलीथीन शीट से 24 घंटे के लिए ढक देते हैं। ऐसा करने से धुआं बाहर नहीं आ पाता है तथा ये मिट्टी में पूरी तरह प्रवेश पेनिट्रेट कर जाता है। उपचार के 24 घंटे के बाद पॉलीथीन चादर को हटा लिया जाता है। इसके बाद मृदा को लगभग 2 सप्ताह के लिए खुला छोड़ देते हैं। अब तक मिट्टी पूरी तरह सूख जाती है तथा फॉर्मेलिन के गंध से युक्त फ्री हो जाती है। पूरी तरह से निर्गंध मृदा को बीज बुआई या रोपण के लिए प्रयोग किया जाता है। वेपम, सोडियम एन मिथाइल डाइथायोकार्बोनेट हाइड्रेट, ये जल घुलनशील ध्रुवक है। ये बीज अंकुरित खरपतवार बीजों, मृदा कवक व सूत्रकृमियों को नष्ट कर देता है। ये मृदा पर छिड़ककर या सिंचाई जल के साथ प्रयोग किया जाता है। बीज सैया, सीड बेड के उपचार हेतु वेपम के 0.95 लीटर घोल को 7.6 से 11.4 लीटर पानी में मिलाते हैं। प्रयोग के 3 सप्ताह बाद बीज बुआई का कार्य किया जाता है। मृदा निर्मग्नीकरण, सॉइल ड्रेंचिंग। मृदा कणों को पूर्ण संतृप्त होने तक गीला करने को मृदा निर्मग्नीकरण कहते हैं। ये मृदा जनित कवकों की वृद्धि को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीथियम, फाइटोप्थोरा, फ्यूजेरियम और राइजोक्टेनिया प्रजाति के फफूंदी पौधशाला में आर्द्रगलन बीमारी उत्पन्न करते हैं तथा ये जमीन में ही, मिट्टी में ही उपस्थित रहते हैं। मृदा निर्मग्नीकरण इन प्रजातियों के फफूंदियों के रोकथाम के लिए आवश्यक है। बीज सैया, सीड बेड। बीज सैया 3 प्रकार के होते हैं: सपाट सैया, फ्लैट बेड, उठी हुई सैया, रेज्ड बेड, धसी हुई सैया, संकन बेड। सपाट सैया बसंत ग्रीष्म ऋतु में बनाया जाता है जब बरसात का कोई डर नहीं रहता है तथा वहाँ बनाया जाता है जहाँ मिट्टी हल्की बलुई से
बलुई दोमट हो तथा जहाँ जल जमा होने की कोई समस्या ना हो। वह स्थान जहाँ बीज सैया बनाना प्रस्तावित है, अच्छी तरह जुताई कर गोबर की खाद 10 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिट्टी में मिला दिया जाता है। खेत को छोटे छोटे क्यारियों में बांट दिया जाना चाहिए ताकि कृषि कार्य सरल हो सके। 2 क्यारियों के बीच में एक सिंचाई नाली बनाकर दोनों को आमने सामने जोड़ दिया जाता है। इस तरह की सैया बनाना बहुत ही सरल होता है। उठी हुई सैया रेस बेड, ये आम चलन में है। बीज सैया वर्षा ऋतु के लिए विशेष उपयोगी होती है क्योंकि इस ऋतु में जल जमाव की समस्या के कारण पौधशाला में आर्द्र गलन रोग का प्रकोप होता है। वर्षा ऋतु में जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई क्यारी बनाई जाती है। कंकड़ पत्थर आदि को चुनकर हटा दिया जाता है। क्यारी में तैयारी के समय सड़ी हुई गोबर की खाद 10 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल के हिसाब में प्रयोग करते हैं। 2 क्यारी के मध्य 50 से 60 सेंटीमीटर जगह छोड़ दिया जाता है ताकि शस्य क्रियाएं सरलता से की जा सके। क्यारियों में बीज हमेशा ही पंक्तियों में बोना बेहतर होता है। धसी हुई सैया संकन बेड, इस तरह की सैया प्रायः सर्दी में बनाई जाती है। सैया जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर धसी हुई बनाते हैं। सर्द हवा जमीन की सतह के साथ गुजर जाती है तथा सैया चूँकि जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे होती है अतः पौधे ठंडी हवा के प्रभाव से बच जाते हैं। इसके साथ ही धसी हुई सैया को पॉलीथीन से ढकना सरल होता है जो पौधे को सर्दी से बचाते हैं और लाभकारी भी होते हैं। सोइंग बुआई हेतु सैया सोइंग बेड की मिट्टी को अच्छी तरह जुताई कर उसमें से कंकड़ पत्थर अलग कर देते हैं। यदि ढेले हों तो उसे तोड़कर क्यारी को समतल कर लेते हैं। सैया में 10 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति वर्ग मीटर से मिलाया जाता है। इसके बाद सुविधा अनुसार छोटी छोटी सैया बना ली जाती है। सैया की लंबाई आवश्यकता अनुसार रखी जानी चाहिए परंतु सैया की चौड़ाई 2 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि बीज बोने के बाद सैया के किनारे से ही समस्त कृषि कार्य पूरे किए जा सकें। सैया में बीजों को 5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बोया जाता है। बीज को उसके आकार के अनुसार 4 गुना गहरा बोया जाता है। बुआई के बाद बीजों को अच्छी तरह छनी हुई गोबर की खाद से ढक दिया जाता है। क्यारी की झारे वाटरिंग कैन फिटेड विथ फाइन नोजल और रोज की मदद से सिंचाई करनी चाहिए ताकि बीजों को बहने से बचाया जा सके। पौध की समय समय पर देखभाल करते रहते हैं जब तक कि वह खेत में रोपण ट्रांसप्लांटिंग के लायक तैयार ना हो जाए। ग्रीष्म ऋतु में पौधशाला के पौधे 4 सप्ताह में रोपण के योग्य हो जाते हैं। सर्दी में यह समय 6 से 8 सप्ताह होता है। रोपण अवस्था पर पौधों की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा इस पर 4 पत्तियां होनी चाहिए, 4 इंच पत्तियां होनी चाहिए। बीजों को कतारों में बोना सोइंग सीड इन लाइन। पौधशाला में हवा का प्रभाव अच्छा होता है और इस तरह रोगों और कीटों का प्रकोप कम होता है। निराई गुड़ाई करना आसान होता है। सैया में आर्द्र गलन रोग कम लगता है। पौधों की रोपण हेतु उखाड़ना सरल रहता है। पौधशाला की देखरेख आफ्टर केयर ऑफ नर्सरी। बीजों के बेहतर अंकुरण हेतु बीज सैया सीड बेड में सतत व समान नमी बनाए रखनी चाहिए। अंकुरण होने तक प्रभावी सिंचाई ही फ्लड इरिगेशन नहीं करना चाहिए ताकि बीज पानी से बह न सके। बीज सैया में जल भराव रोकना चाहिए। खरपतवार निकालते रहना चाहिए क्योंकि ये कीट वेदियों को आश्रय देते हैं। बीज सैया को छप्पर या स्थानीय उपलब्ध घास फूस से बचाव करना चाहिए ताकि गर्मी में पौध गर्म सूखी हवा के प्रभाव से बचे रहें। सर्दी में बीज सैया को पॉलीथीन से ढकना चाहिए। जब बीज अंकुरित हो जाएं, बीज सैया को रात को ढक देना चाहिए। दिन के समय सैया को धूप में खुला छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से यदि कोई बीज अभी अंकुरित ना हुआ हो तो अंकुरित हो जाते हैं, तब पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। कीड़ों मकोड़ों से बचाव हेतु पौधशाला में मैलाथियन के 0.1% घोल का छिड़काव करना चाहिए। व्याधियों से बचाव हेतु पौधशाला में डाइथेन M45 या डाइथेन Z78 के 0.2% घोल का छिड़काव करना चाहिए। भूमि की आवश्यकता रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड। पौधशाला का क्षेत्रफल इतना होना चाहिए कि वांछित क्षेत्रफल पर रोपण हेतु आवश्यक पौध उपलब्ध हो जाएं।
वैसे पौधशाला का क्षेत्रफल उगाए जाने वाले सब्जी पर निर्भर करता है। सामान्यतः 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल रोपण हेतु आवश्यक पौध प्राप्त करने हेतु पौधशाला का क्षेत्रफल इस प्रकार होना चाहिए। प्याज हो 500 वर्ग मीटर, अन्य सब्जी हो 250 वर्ग मीटर। पौधशाला लगाने का समय, टाइम ऑफ रेजिंग नर्सरी। भारत में सब्जी उत्पादन के मुख्य रूप से 2 ऋतुएं हैं, शरद ऋतु ऑटम विंटर सीजन और बसंत ग्रीष्म ऋतु स्प्रिंग समर का। इसी अनुसार पौधशाला लगाने का समय भिन्न भिन्न होता है। शरदकालीन शीत ऋतु में सब्जी उगाने हेतु पौधशाला जून जुलाई में उगाया जाता है, जबकि बसंत ग्रीष्म ऋतु में सब्जी उगाने हेतु पौधशाला नवंबर जनवरी में उगाई जाती है। पौधशाला में किए जाने वाले आवश्यक क्रिया, एसेंशियल ऑपरेशंस इन रेजिंग नर्सरी। बिरलीकरण। अधिकांश सब्जियों के बीज छोटे होते हैं और उन्हें समान दूरी पर लगाना मुश्किल होता है। बुआई करते समय एक ही जगह पर कई बीज गिर जाते हैं, इससे कई पौध एक ही जगह उग जाते हैं। अधिक उगे पौधों को उखाड़ देना चाहिए, इसे ही बिरलीकरण कहा जाता है। ऐसा करने से पौधों को पर्याप्त धूप, जगह और हवा मिलती है, जिससे पौधों का अच्छा विकास होता है। उपरोपण, प्रिकिंग। कुछ सब्जियों जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्च, फूलगोभी आदि के बीज बहुत ही छोटे होते हैं। बुआई करते समय एक ही जगह कई बीज गिर जाते हैं, इससे पौधे बहुत ही पास पास उग आते हैं। हर पौध का विकास नहीं होने पाता है। पौध के विकास बढ़ाव के लिए आवश्यक है कि उसे पर्याप्त जगह मिले, अतः खेत में अंतिम रूप से प्रतिरोपण से पूर्व उन्हें उखाड़कर दूसरे जगह लगाना आवश्यक होता है। पौधशाला में उग रहे सब्जियों के छोटे पौधों को उखाड़कर पुनः दूसरे क्यारी, सहिया, तस्तरी, पैन और ट्रे में उगाना उपरोपण कहा जाता है। रोपण हो तो उखाड़ने का कार्य तब किया जाता है जब पौध इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ले कि उन्हें आसानी से उखाड़ा जा सके और अन्य स्थान पर लगाया जा सके। एक कीमती सब्जियों के पौध उत्पादन में किया जाता है। इस क्रिया का उद्देश्य होता है कि हर पौध का तेज और पर्याप्त बढ़वार सुनिश्चित करना होता है। शक्तिकरण, हार्डनिंग ऑफ। पौधशाला में पौधे धूप और रोशनी से सुरक्षित दशा में उगाए जाते हैं। पौधों को पर्याप्त नमी की दशा में उगाया जाता है। ऐसे पौधे मुलायम प्रकृति, टेंडर होते हैं। ऐसे पौधे जब खेत की खुली दशा में उगाए जाते हैं तो उन्हें अलग वातावरण का झटका, सेट बैक लगता है और रोपण के बाद पौधे सूख जाते हैं। इस तरह सूखने से बचाने के लिए पौधे को पौधशाला से उखाड़ने से पूर्व सख्त वातावरण, हार्ड ट्रीटमेंट पर रखा जाता है। इस वातावरण में पौधों को पूर्ण रूप से खुले धूप में छोड़ना चाहिए। पौधे को 10 दिन पूर्व सिंचाई देना बंद कर देना चाहिए। ऐसा करने से पौधे खेत की खुली दशा में प्रतिरोपण करने पर सूखते नहीं। सतही बिछावन, मल्चिंग, इसे पलवार लगाना भी कहते हैं। जमीन की सतह पर घास फूस, फसल अवशेष, पॉलीथीन आदि को बिछाना सतही बिछावन कहलाता है। ये मुख्य रूप से बीज सैया से नमी को उड़ने से रोकते हैं। बीज बोने के बाद 5 सेंटीमीटर मोटी सतही बिछावन बीज सैया पर बिछा दिया जाता है। जब बीज अंकुरित हो जाए, सतही बिछावन हटा दिया जाता है। बिछावन लगाने के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। बीज सैया में बीज अंकुरण के लिए आवश्यक नमी बना रहता है। खरपतवार की वृद्धि दब जाती है। पौधे के जड़ क्षेत्र में अनुकूल तापक्रम बना रहता है। सिंचाई के समय पानी बहाव द्वारा बीज को बह जाने से बचाता है। चिड़ियों से होने वाला नुकसान बचता है। थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग।